वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ क्या है? आज अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी कंपनीज है वो किसके अंडर में काम करती है, वो काम करती है आपके कंपनी लॉ के अंडर में काम करती है। इसी के अंदर में क्या होती है, वो रजिस्टर्ड होती है, और इसी के अंडर में क्या होती है, वो वाइंडिंग अप होती है, मतलब बंद होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी लॉ है क्या, जिसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे आप कंपनी स्टार्ट करनी है, कैसे आपको बंद करनी है, सब कुछ है। तो ये कंपनी लॉ आया कहाँ से है, ठीक है, और अभी प्रेजेंटली कंपनी लॉ कौन सा चल रहा है, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी लॉ समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या होती है। देखो, कंपनी आपको बुकिश लैंग्वेज में आपने अभी तक पढ़ लिया होगा 12th में कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। पर सिंपल लैंग्वेज में आप अपने से खुद से पूछिए कि कंपनी क्या होती है। खुद से पूछोगे तो आपको यही पता चलेगा कि कंपनी वो होती है जहां बहुत सारी पर्सन मिलकर काम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वही क्या होती है, कंपनी होती है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोलोगे कि कंपनी वो होती है जहां बहुत सारे पर्सन मिलकर काम करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो आपको ये समझना होगा कि जो कंपनी लॉ है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था, मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन की कंपनी लॉ कहां से आया है। तो 1850 में पहली बार इंडिया में क्या आया था, कंपनी लॉ आया था। उस कंपनी लॉ का नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, इसका क्या था, नाम था। ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड था ब्रिटिश कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844 के ऊपर बेस्ड था। क्यों बेस्ड था ये इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि 1850 के अंदर अपनी इंडिया क्या थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स अपने ऊपर रूल करते थे। तो ब्रिटिशर्स ही फर्स्ट टाइम क्या करे थे, इंडिया के अंदर इस एक्ट को लाए थे, जिसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि जो भी कंपनी है उसकी क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ ये है कि अगर कंपनी बंद भी हो रही है, इसी लॉस में जा रही है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, उसमें काम करने वाले मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, चाहे से उन्हें अपनी पर्सनल असेट्स को बेचकर ही करना पड़े। तो मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर वापस एक एक्ट आया जो था 1857, जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857, जिसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी प्लस अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों था। मतलब इसके अंदर तो अनलिमिटेड थी, पर इसके अंदर क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, इसके साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी थी। पर यहाँ उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि जो भी जितनी भी कंपनीज है उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, पर जो भी बैंकिंग कंपनीज है उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड नहीं होगी। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर वापस इसको अमेंडमेंट किया गया इस बिल के ऊपर। फिर बाद में 1860 में फिर वापस एक बिल लाया गया, ठीक है। तो ये बिल नहीं था, ये था एक्ट था, ठीक है, एक्ट। फिर 1860 में वापस एक चेंज किया गया जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860, जिसके अंदर क्या था, आपकी लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी प्लस अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों ही होगी, और उन दोनों को क्या किया गया था, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया था इस एक्ट के अंडर में। तो समझ में आ गया। अभी तक मैंने 3 पढ़े, वो पढ़े 1850, जिसके अंदर क्या था, जो कंपनी थी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। 1857 में पढ़ा अपन ने, तो जिसके अंदर क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी प्लस अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों थी, पर इसके अंदर बैंकिंग कंपनीज की लायबिलिटी क्या कर दी थी, अनलिमिटेड कर दी थी। फिर 1860 में वापस आया, तो जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी और किसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर 1913 में वापस चेंजेस आए, फिर कुछ अमेंडमेंट किए गए इस एक्ट के अंदर, ठीक है, जो किसके ऊपर, जिसका नाम था इंडियन कंपनी एक्ट 1913 इसका नाम अब देखो चेंज हो गया है, इंडियन कंपनी एक्ट 1913 एक्ट हो गया, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, जो बेस्ड थी ब्रिटिश कंपनी एक्ट के ऊपर बेस्ड थी 1908, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या बताया गया था, इस एक्ट के अंदर डिटेल में बताया गया था कि कंपनी के फंक्शंस क्या क्या है।
कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के अंदर कंपनी के राइट्स क्या क्या है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब जो भी फंक्शन कंपनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए थे। फिर यहाँ एक और ड्रॉबैक आ गया, फिर इसमें एक ड्रॉबैक ये आ गया कि इसमें कंपनी के सारे फंक्शन तो एक्सप्लेन कर दिए, पर इसमें ये नहीं बताया गया कि इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनका काम क्या होगा। फिर वापस इसमें क्या किया गया, चेंजेस किया गया। फिर आया एक्ट 1936 इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि जो इसके अंदर कंपनी के अंदर काम करने वाले मेंबर एज वेल एज कंपनी दोनों के फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि जैसे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसका काम क्या होगा, उसकी राइट्स क्या होगी, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होगी, इसी तरीके से एजेंट के क्या क्या ऑब्लिगेशन राइट्स होंगे, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए काम करते वक्त। फिर बाद में आप देखो बड़ा चेंजेस यहाँ ये आ गया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद अपनी इंडिया क्या हो गई, ब्रिटिशर से आजाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई अपनी इंडिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो एक्ट आया था वो आया था 1952 इंडिया आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट एक्ट वाज 1952 जो बनाया गया था किसके थ्रू, एक कमेटी बनाई गई HC बाबा कमेटी, ठीक है, जिसके अंदर 12 मेंबर्स थे और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई गई न्यू कंपनी एक्ट के ऊपर, ठीक है। उस कंपनी ड्यू टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 वाज फॉर्म। मतलब अब इंडिपेंडेंस के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद 1952 में पहली बार HC बाबा कमेटी के थ्रू 12 मेंबर्स जुड़े, उसमें 12 मेंबर्स थे उस कमेटी के अंदर। उन्होंने डिसाइड किया कि अपना खुद का क्या होना चाहिए, कंपनी लॉ होना चाहिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, 1952 में। फिर 1956 में उस रिपोर्ट के ऊपर क्या किया गया, प्रेसिडेंट का मोहर लग गया, मतलब प्रेसिडेंट से मंजूरी मिल गई उस बिल के ऊपर 18 जनवरी 1956 को, ठीक है। इसको मंजूरी मिल गई कि हाँ ये एक्ट क्या हो सकता है, इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है। मंजूरी मिल गया प्रेसिडेंट को, फिर मंजूरी 18 जनवरी को मिली, फिर इसको लागू किया गया। मतलब ये रूल कब से फॉलो हो गया, 1 अप्रैल 1956 में एप्लीकेबल हो गया, मतलब ये फोर्स में आ गया, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर 658 सेक्शंस थे एंड 15 शेड्यूल्स थे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो फिर वापस अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 1960 में हुआ, 1963, इसी तरीके से 2006 तक इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते गए। अब फाइनली जो अभी करंटली जो अपना एक्ट है कंपनी का वो है द कंपनी एक्ट 2013। अभी तक जो चल रहा है, जो भी कंपनीज के ऊपर जो भी एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2013 वाला कंपनी एक्ट 2013 वाला एक्ट चल रहा है। ये एक्ट कब आया था, सबसे पहली बार ये बिल पास हुआ लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 में पहली बार लोकसभा में ये बिल पास हुआ। इस लोकसभा से पास होकर वो बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा में। वो कब गया, 8 अगस्त 2013 को गया। अब दोनों से वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उस बिल के ऊपर साइन कर दिया, अपनी मंजूरी दे दी, और कब 19 अगस्त 2013 को मंजूरी दे दी कि आप इस बिल को एप्लीकेबल कर सकते हो इंडिया पे। अभी तक जो कंपनी चलती है आपके, वो किसके ऊपर चलती है, कंपनी एक्ट 2013 के ऊपर चलती है। अब देखो ये मैंने पूरा कंक्लूजन बता दिया कि कंपनी एक्ट 2013 कैसे आया है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया है मैंने, बहुत अच्छे से बताया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। और आपको मैंने पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि मैं कौन सा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, वो है आपका ये कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो आपके महारानी कॉलेज हुई, आपकी देखा बुक आप देख सकते हो, महारानी कॉलेज हुई, कॉमर्स कॉलेज हुई। अगर आप BA स्टूडेंट हो तो आपकी कंपनी लॉ भी आएगी। तो इसकी एक एक चैप्टर
एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर करना प्लीज, आपका सपोर्ट चाहिए। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स विथ मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।